नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। और ये मुद्दा क्या है, सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है? क्यों हो रहा है समुद्र में ट्रैफिक जाम? सामान्य तौर पर आप सुनते होंगे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति, आप झेलते भी होंगे, सड़कों पर ट्रैफिक जाम के कारण दिक्कतें भी होती हैं, है ना। तो समुद्र में ट्रैफिक जाम को लेकर करके जो ये मुद्दा है, ये क्या मुद्दा है और ये मुद्दा क्यों उभरा है, आज की चर्चा में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर किस क्षेत्र में यह मुद्दा उभरा हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इससे भारत पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता है। तो इन सभी आयामों को आज की चर्चा में हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार देख लीजिए कि आखिर खबर क्या है। खबर यह है, ट्रैफिक जैम इन सी, शिप कैरिंग ऑयल टू इंडिया गेट्स स्टक। इस खबर से आप समझ पा रहे होंगे कि समुद्री क्षेत्र में ट्रैफिक जैम हो गया है, यानी कि जहाजों के आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं और इसके कारण भारत की तरफ जो तेल का जहाज आने वाला था उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उस क्षेत्र को देख लीजिए जहां पर ये स्थितियां उभरी हैं, है ना। और ये अच्छे से देख लेना, लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर मैं आगे सवाल भी पूछूंगा। देखो यहां पर एक जो मानचित्र दिख रहा है, इस मानचित्र में क्या क्या दिख रहा है? ये है सी ऑफ मरमरा, यानी कि मरमरा सागर। ठीक है, ये तुर्की का हिस्सा है। ये है डार्डानेल्स स्ट्रेट, डार्डानेल्स जल संधि। ठीक है, दूसरा है बॉस्फोरस जल संधि। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में बॉस्फोरस जल संधि। और ये है ब्लैक सी, यानी कि काला सागर। क्लियर? अच्छा, अब हो क्या रहा है कि तुर्की ने इस क्षेत्र से जो भी जहाज आ रहे हैं उस पर एक तरीके से शिकंजा कस दिया है ना। और इस कारण से एक लंबी लाइन लग गई है जहाजों की। जाहिर सी बात है, जहाज तो कोई छोटे मोटे जहाज तो होते नहीं है ना, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं समुद्र में चलने वाले। ये सभी जहाज जब एक कतार में लग गए हैं एक एक करके, तो कह सकते हैं कि यह ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति को पनपा दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लंबा जाम लगा क्यों है। जाहिर सी बात है कि आप जब सड़क पर चलते हैं, है ना, और मान लो कि आपको टोल प्लाजा से अपनी गाड़ी निकालनी है ना, 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं, है ना, 2 व्हीलर से तो साइड से आप निकाल देते हैं, है कि नहीं। लेकिन यदि आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं और टोल प्लाजा पर लंबी लाइन यदि लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जाम तो होगा ही, जाम तो होगा ही, है ना। और लंबी लाइन क्यों लगी है कि भाई वहां पर टोल देना है, टोल टैक्स देना है कि नहीं। या फिर जो भी ट्रैफिक पुलिस है वो हो सकता है कि कागजात चेक कर रहा हो, इंश्योरेंस आपका है नहीं है, व्हाटएवर वो चेक कर रहा हो। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहां पर पनपी है ना। यहां पर हुआ यह है कि जो तुर्की है, तुर्की को इस क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण अधिकार मिला हुआ है ना। हुआ यह है कि 1936 में मॉन्ट्रेक्स, है ना, मॉन्ट्रेक्स संधि के माध्यम से तुर्की को इस क्षेत्र में जो भी जहाजरानी गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से यदि युद्ध के समय में युद्धक जहाजों के आवागमन पर नियंत्रण इस संधि के माध्यम से तुर्की को मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा, इस मार्ग से व्यापारिक जहाजों को स्वतंत्र आवागमन की सुविधा देना। ठीक है ना। अब लेकिन यहां पर यह समझना होगा आपको दोस्तों
कि भाई फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट, है ना। पहला कंडीशन ऐसा नहीं है कि युद्ध यहाँ पर ऐसे कुछ हो रहा है और इसके कारण से रोक लग रही है। हालांकि कुछ समय पहले ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा था, मार्च अप्रैल के महीने में ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा था। उस समय भी तुर्की ने रूस के युद्धक जहाजों को इस तरफ से जाने से मना किया था और उस समय अमेरिका जैसे देशों ने तुर्की को शाबाशी दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्तमान में जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तुर्की क्या करता है, तुर्की इस क्षेत्र से जो भी जहाज आ रहे हैं उनसे वो क्या मांग रहा है, इंश्योरेंस मांग रहा है कि भाई आपके पास में क्या बीमा है, इस क्षेत्र से आप अपना जहाज गुजारेंगे तो क्या आपके पास में प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी इंश्योरेंस है, और यदि नहीं है तो फिर दिक्कत है, हम इधर से नहीं गुजरने देंगे। ध्यान रखिएगा, कौन सा इंश्योरेंस मांग रहा है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ये तुर्की सरकार के माध्यम से एक पहल की गई है, एक कदम उठाया गया है और उसी के माध्यम से ये यहां पर इन जहाजों को चेक कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी पीआई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PI&I, बीमा की मांग, है ना, तुर्की द्वारा। बात समझ में आ रही है। P&I क्या हो गया, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में और इंडेमनिटी का मतलब कि जहाज में किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है, कुछ भी यदि उसको नुकसान होता है तो इसके अगेंस्ट में जो बीमा होना चाहिए, क्या वो बीमा है आपके पास में, और यदि ये बीमा नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर है यहां पर निकल करके सामने आ रहा है। अब देखो, बात ये है कि इस क्षेत्र से लगभग 19 या उससे कुछ ज्यादा जहाज जो हैं वो कजाकिस्तान के तेल टैंकर के हैं, है ना, जिसमें कजाकिस्तान के माध्यम से वो तेल भेजा जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, इटली में, ग्रीस में, खुद तुर्की के लिए तेल का जो जहाज है वो आ रहा था। और एक जो जहाज है वो कहा जा रहा है कि वो भारत की ओर और चाइना की ओर, कुछ जहाज ऐसे भी थे जो कि आ रहे हैं, इनमें से एक भारत की ओर भी आ रहा था और कुछ जहाज चीन की ओर भी आ रहे थे, है ना। लेकिन अब तुर्की क्या कर रहा है, तुर्की कजाकिस्तान से, है ना, कजाकिस्तान से बीमा मांगा कि भाई आप बीमा हमें दीजिए, है ना, बिना बीमा के हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, ठीक है। और अभी जो पिछले दिनों 5 दिसंबर से जो एक प्रावधान लागू किया गया है, वो क्या लागू किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि ग्रुप ऑफ 7 यानी कि 7 देशों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ 7 विकसित देशों का समूह, इसने, यूरोपियन यूनियन ने, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि रूस से जो भी तेल लेकर करके जहाज किसी भी देश में जाएंगे तो उनको यहां पर देखना होगा कि $60 प्रति बैरल से कम की कीमत पर ही उन्होंने तेल खरीदा है या फिर नहीं खरीदा है, और यदि उससे ज्यादा की कीमत पर तेल खरीदा है तो फिर उन जहाजों को बीमा की सुविधा हम नहीं मुहैया करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब बातें इन सभी देशों ने कही है। वहां यूरोपीय देशों में जो भी बीमा उद्यम है या जो भी जहाज रानी उद्यम से जुड़े हुए जो भी कंपनियां हैं, ये सभी, इन सभी को ये हिदायत दी गई है ना। तो इस मामले में कजाकिस्तान से भी बीमा की मांग कर दी गई, है ना। तो अब यहां पर क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है कि भाई आप कजाकिस्तान से क्यों बीमा मांग रहे हैं। आपको यदि बीमा मांगना भी चाहिए तो फिर रूस से जो तेल का आयात हो रहा है उससे मांगिए, जो कजाकिस्तान का तेल लेकर करके आ रहा है उससे आप क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि जो प्राइस कैप की बात की गई है 5 दिसंबर से, जो प्राइस कैप की बात की गई है, ये तो केवल रशियन ऑयल पर है ना, रूस का ही ऑयल पर है ना, ये तो है कि नहीं, ये कजाकिस्तान के तेल पर तो है नहीं ये प्राइस कैप। तो कजाकिस्तान से आप क्यों बीमा की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है तुर्की पर, अन्य देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि इन सभी को दिक्कतें हो रही हैं, है ना। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई अब
तुर्की क्यों इस तरीके से कर रहा है? तुर्की का ये कहना है कि भाई हम तो अपना जो प्रावधान है, हम अपने प्रावधान के अनुसार से चलेंगे, हम प्राइस कैप के हिसाब से यहाँ पर हम नहीं रोक रहे हैं, बल्कि हमारा जो अपने देश का प्रावधान है, प्रोविजन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें चाहे कितनी भी देरी हो, कितना भी लंबा जाम लगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो ये बातें कही जा रही हैं तुर्की के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ पर एक पेज और है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो जो काला सागर पिछले स्लाइड में हमने देखा था ऊपर की ओर, यही है वो काला सागर। और यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ऑफ नोवोरोसिस्क, है ना, पोर्ट ऑफ नोवोरोसिस्क, जो कि रूस का बंदरगाह है ना। और ये क्या है? ये है अजोव सागर, अजोव सागर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। बीमा की मांग कजाकिस्तान से इस आधार पर भी कर रहा है तुर्की कि हुआ क्या है कि कजाकिस्तान जो है पाइपलाइन के थ्रू और इस बंदरगाह से, रूस के बंदरगाह से तेल का टैंकर भरवा करके और फिर इस रास्ते से ला रहा था जहाज में, है ना। बात समझ में आ रही है ना कि कजाकिस्तान का ही तेल है ना। वो तेल पाइपलाइन के थ्रू रूस के इस बंदरगाह पर गया और यहां पर जहाज में उसको लादा गया और देन फिर उसको इस रास्ते से लाया जा रहा था, ठीक है। तो तुर्की का कहना है कि हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि ये कजाकिस्तान का ही तेल है, ठीक है। जबकि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि आप चाहे तो इसकी सोर्स का जो बिल है वो देख लीजिए कि भाई ये तेल दरअसल कहां से लिया गया है, उठाया गया है, ये कजाकिस्तान का तेल है या फिर रूस का तेल है। तो ये सब बातें यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं। अच्छा, अब यहां पर देखो कि ये जो यहां पर स्थितियां निकल के सामने आ रही हैं, कजाकिस्तान से बीमा की मांग की गई है और उसके बाद जो अन्य भी जो तेल टैंकर हैं, तेल के जहाज हैं, उनको भी रोक दिया गया है और उनसे भी ये P&I बीमा की मांग की जा रही है। तो इसके कारण यहाँ पर एक लंबा जाम देखा जा रहा है। अब इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जिन देशों में तेल ससमय पहुंचना चाहिए था, उन देशों में तो ससमय तेल पहुंच नहीं पाएगा, है कि नहीं। और इस कारण से फिर हो सकता है कि इसका प्रभाव तेल बाजार पर भी पड़े और जिन देशों का तेल यहाँ पर फंसा हुआ है वो फिर अपेक्षा करेंगे कि इस अपने तेल को ससमय पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए वे किसी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें, है ना। तो यहाँ पर ये कुछ बिंदु निकल करके सामने आ रहे हैं। इस बीच जब हम भारत की बात करते हैं कि भाई भारत की तरफ जो भी एक तेल टैंकर आ रहा था, तेल का जहाज आ रहा था, वो भी फंस गया है ना। और वो कहां से आ रहा था? तो वो रूस से आ रहा था, वो रूस का तेल था, ठीक है। तो भारत के माध्यम से ये जवाब दिया गया है इस पूरे मामले में कि रूस से जो तेल का जहाज भारत की ओर आ रहा था इस रास्ते से होते हुए, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारण इसका यह है क्योंकि वह जो जहाज था वो 5 दिसंबर से पहले ही उस पर तेल लादा गया था, है ना। और इस कारण से जो प्राइस कैप की व्यवस्था लागू की गई है इन देशों के द्वारा, यह प्राइस कैप की व्यवस्था उस पर लागू होती भी नहीं है। और ऐसे भी भारत ने पहले भी अपना पक्ष इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि हम रूस से तेल का आयात करते ही रहेंगे, है ना। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्राइस कैप की जो व्यवस्था की गई है ये उन जहाजों पर छूट भी देती है जो 5 दिसंबर से पहले तेल लेकर करके चल चुके हैं, है ना। तेल लेकर चल चुके जहाजों पर छूट, है ना, एग्जेम्पशन किया गया है। और साथ ही 19 जनवरी 2023 तक, ठीक है, ये 19 जनवरी 2023 तक ही यह छूट जो है लागू है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक मुद्दे की बात में बताया भी था, लगभग 45 दिनों का ये गैप दिया गया, ये एग्जेम्पशन दिया गया है। तो भारत ने इस मामले में यही अपना पक्ष रखा है कि भारत के लिए जो तेल आने वाला था वो
5 दिसंबर से पहले ही लादा गया था और इस लिहाज से ये प्रावधान उस पर ऐसे भी लागू नहीं होता है, तो भारत को इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि यह जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है, तुर्की ने जिस तरीके से यहाँ पर एक बीमा की डिमांड की है, तो उसके कारण हो सकता है कि यदि 2-3 हफ्ते यदि यही ऐसी स्थिति बनी रहेगी तब फिर भारत को विचार करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि भाई तुर्की ने जिस तरीके से बीमा की डिमांड की है, और ऐसा है नहीं कि तुरंत एट अ टाइम वो बीमा सुविधा, बीमा जो चाहिए, डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो एट अ टाइम इसको दे दिया जाए। तो इसी को लेकर करके अन्य देशों के द्वारा तुर्की पर कुछ दबाव भी बनाया जा रहा है। अब ये आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि तुर्की इसमें कितना रियायत बरतता है ना। और साथ ही यदि यही स्थिति बरकरार रहती है तो इसका जो एक इम्पैक्ट है वो वैश्विक स्तर पर तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इधर से जो तेल वाले जहाज आ रहे थे या फिर जो इधर से आवागमन होता है, वो पनामा सिटी की तरफ भी तेल वाले जहाज जाते हैं, वो भारत और चीन और कोरिया गणराज्य की तरफ भी वो तेल वाले जहाज जाते हैं। तो इस तरीके से इसका एक वैश्विक प्रसार होता है इस रास्ते से होते हुए, है ना। तो यहाँ पर तुर्की को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह किस आधार पर या किस सीमा तक रियायत बरतने की कोशिश करता है या फिर नहीं करता है। ये तो अब तुर्की सरकार के नियम और उस वहाँ की सरकार की जो नीति है उसके आधार पर ही ये बातें निर्भर करती हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सी जल संधि है ना। अभी मैंने उसका इमेज बताया भी था, दिखाया भी था, और मैंने कहा भी था कि मैं इस पर सवाल पूछूंगा। तो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।